के कहर की। यमुना का जलस्तर बढ़ने से राजधानी दिल्ली पानी पानी हो गई है। कई इलाकों में पानी भर गया है। कई इलाकों में जलभराव की वजह से ट्रैफिक जैम लग गया है। भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ा हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। आज सुबह यमुना का जलस्तर 208.53 मीटर पर पहुंच गया, जो कि खतरे के निशान से 3 मीटर ज्यादा है। एनडीआरएफ की 12 टीमें राहत बचाव के काम में लगी हुई हैं। 2700 राहत शिविर भी लगाए गए हैं। कई इलाकों में 5 से 6 फीट तक पानी भरा हुआ है। यमुना नदी के किनारे बसे 16,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सिंघू बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। बाहरी राज्यों से लोगों का आना फिलहाल बंद है। दिल्ली में रविवार तक सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद रखने के आदेश हैं। और यमुना में जलस्तर बढ़ने के बाद हालात बद से बदतर हो रही हैं। दीपाली नंदा ने लाल किले का जायजा लिया। आपकी देखिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है दिल्ली के लाल किला की दीवार और इसके आगे ये कोई झरना या फिर नदी नहीं बल्कि दिल्ली की सड़क है जो इस वक्त पानी में लबालब दिखाई दे रही है। यमुना नदी अपने पूरे उफान पर है और जो खास तौर पर निचले इलाके हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं मेरे सीधे हाथ की तरफ सीधा राजघाट को जाता है और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको पानी और पानी ही दिखाई देगा। बहाव कितना तेज हो रहा है धीरे धीरे वो आप इन लहरों में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नीचे की तरफ पानी आ रहा है वो कितनी तेजी से आ रहा है। अगर सुबह की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा बहाव कम था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है ये बहाव काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मेरे उल्टे हाथ की तरफ आप स्थिति को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको पानी ही दिखाई देगा और ये जो सीधा रास्ता है वो यहाँ से ISBT की तरफ जाता है। काफी बिजी रोड है ये, लेकिन जिस तरह से हर तरफ पानी में डूबा हुआ ये इलाका दिखाई दे रहा है, इसके चलते ट्रैफिक को यहाँ पर आने से रोक दिया गया है। यही वजह है कि जो आउटर रिंग रोड का इलाका है वहाँ पर भारी जाम का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो अब तक की बात करें तो यमुना के जो निचले इलाके हैं वहाँ से 16,000 से ज़्यादा लोगों को हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा चुका है और प्रशासन की तरफ से लगातार ये चेतावनी दी जा रही है कि अगले 24 घंटे और भी ज़्यादा उफान पर यमुना नदी आते हुए दिखाई देगी, इसलिए एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। दीपाली नंदा, दिल्ली। और दिल्ली में बाढ़ और बारिश से जो हाहाकार मची है, इसके बाद लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है, बता रहे हैं रोहन सिंह। इस वक्त हम दिल्ली के पुराने यमुना पुल के सामने हैं और ये जो इलाका आप देख रहे हैं यहाँ कभी जो है छोटी बस्तियां हुआ करती थी, झुग्गियां हुआ करती थी, लोग यहाँ रहा करते थे। आप यहाँ रिक्शे भी देख सकते हैं जो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। अब ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। यमुना का जो जलस्तर है वो बढ़ने की वजह से और इस इलाके को फिलहाल बंद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे NDRF के जो लोग हैं वो पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। हर थोड़ी देर में यहाँ पे NDRF की बोट लग रही है, निकल रही है और देख रहे हैं कि अगर कोई फंसा हुआ हो तो वो वहाँ पे उनकी मदद करें और इसके लिए ये जवान पूरी तत्परता से लिखे हुए हैं। और जो यहाँ पे इस वक्त जो ऑपरेशन चल रहा है, आप अगर थोड़ी दूर से देख सकें तो वहाँ पे एक गौशाला है जहाँ पे 350 गायें फंसी हुई हैं। लोगों को तो निकाल लिया गया लेकिन गायें अभी भी वहाँ पे फंसी हुई हैं, तो उनको निकालने का काम चल रहा है। सिविल डिफेंस के भी लोग हमारे साथ यहाँ पे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये पूरा नज़ारा दिखाएं। ये सारे लोग जो है यहाँ पे किनारों में रहा करते थे, लेकिन अभी इन्हें मजबूरी में फिलहाल इन्हें यहाँ रहने को मजबूर है। यहाँ देखते हैं कि इनका क्या हाल है। सवेरे का खाना आ रहा है 3-4 बजे, जब तक कि हम भूखे रहेंगे भाई बिल्कुल ही नाक मालूम भी है। पुलिस वाले मार मार के उधर जाए तो उधर से वगारे कोई सामान लेने, तो हम भी अपने पैसों का लिया तो ऐसे ही कर रहे हैं। तो अभी जो आप यहाँ वहाँ पे रह रहे थे तो उस वहाँ पे क्या हुआ, जो आपका एकोमोडेशन था उसका क्या हुआ? सब कुछ सब उजड़ गया हमारा, तो सब पानी में डूब गया। सब पानी में बह गया। कोई सामान हमारा ऐसा नहीं बचा जो हम बना से खा भी सकते हैं, सारा बह गया हमारा। हमको भैया काऊ ना बोलो, जब हमारे जुग्गिन में रूबा में पानी भरेगा वो जब हम अपने आप ही आए हैं लेकर के, हमें किसी ने नहीं बोला है। यहाँ कोई ना पुलिस वालों आओ बोला न को, ना कोई मीडियम वाले आए, ना कोई वैसे कोई आओ। हम तो जब पानी इतना भरेगा हुआ जब अपने जुग्गिन में लेकर रात को
रात से कोई पानी आएगा वो। मैदान से लेकर पहाड़ों पर क्यों मचा है बारिश का कहर, कौन है दिल्ली के बाढ़ के लिए जिम्मेदार? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के फ्रांस दौरे पर पेरिस पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले पेरिस के ओरली हवाई अड्डे पर उनका विमान उतरा। एयरपोर्ट पर उनको रेड कार्पेट के साथ उनका स्वागत किया गया। फ्रांस की प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी की अगवानी की। एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर भारतीय समुदाय के साथ कार्यक्रम भी हैं। उनके इस दौरे पर 26 राफेल एम और 3 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों की खरीद से जुड़ी डील होने की भी उम्मीद है। और पीएम मोदी के फ्रांस में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी एक कार्यक्रम है जहां वो उनको संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम से पहले लोगों में बहुत उत्साह है। पेरिस में कुछ लोगों से बात की हमारे संवाददाता संजय सूरी ने। तो प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पेरिस में स्वागत का बड़े जोरों शोरों से इंतजार चल रहा है। बहुत उत्साह है, बहुत लोग बेताब हैं उन्हें देखने के लिए, सुनने के लिए, और वो समय अब निकट आ रहा है। जयेश भाई, आप क्यों जा रहे हैं प्रधानमंत्री को सुनने? मैं चौथी बार प्रधानमंत्री जी का पेरिस में स्वागत कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, मुझे ऐसा मौका मिल रहा है। और मोदी जी के लिए मैं क्या ना कहूँ, वो मेरे पास अल्फाज नहीं है मोदी जी के लिए। उन्होंने जो कुछ किया वो हम देखते हैं। 35 साल से फ्रांस में रहने के बाद जब हम इंडिया जाते हैं तो अभी हमें पता चल रहा है कि इंडिया में क्या क्या चेंज हो रहा है। और 35 साल से यहाँ पे कितने प्रेसिडेंट आए हैं, कितने प्रधानमंत्री यहाँ पे आए हैं, लेकिन पब्लिक के साथ लोग नहीं जुड़े हैं। सिर्फ ये मोदी जी जो है वो आए हैं 2015 से, तब से हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप समझते हैं कि प्रधानमंत्री के होने से और उनकी प्रोफाइल बढ़ने से यहाँ पर भारतीयों की प्रोफाल भी बढ़ी है, इज्जत बढ़ी है? जी बहुत बड़ी है। पहले हम इंडियन को जब किसी फ्रेंच को बोलते हैं कि हम इंडियन है तो उसको ये क्या है। आज जब इंडियन बोलते हैं ना तो कहते हैं वाह, आपका हमारी जो पहचान देते सबसे पहले इंडियन बोलते कहते मोदी, जो इंडिया को कुछ नहीं समझते थे, आज वो कहते हैं इंडिया इज़ वेरी ग्रेट, इंडिया इज़ ब्यूटीफुल कंट्री। वो सब मोदी जी ने दिया है। आप भी देखते हैं कि आपके देखते देखते भारत की जो है इज्जत बढ़ी है और भारतीयों की इज्जत बढ़ी है? बहुत बड़ी है। जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं और इंडिया से है तो हमारे पर तुरंत ट्रस्ट करते हैं और इजीली बिजनेस होता है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है यहाँ पे। मैं कल्चर से जुड़ा हुआ हूँ तो हमारे आर्टिस्टों को रेसिडेंस प्रोग्राम मिलते हैं, सामने से इनवाइट करते हैं और बहुत सारी अच्छे तरीके से प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करते हैं। भारत के नेता के साथ संबंध, आपस में संबंध, सब इकट्ठा होके, सामूहिक होके एक बहुत ही एक शक्ति का सोर्स बन गए हैं और भारतीयों की प्रोफाइल बढ़ गई है। और इसी कारण बहुत गर्व के साथ, बड़े उत्साह के साथ लोग प्रधानमंत्री मोदी की स्वागत का इंतजार कर रहे हैं। भारत और फ्रांस के बीच डिफेंस डील होने से नेवी को कैसे मिलेगी मजबूती, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विपिन भट्ट। क्या है राफेल और स्कॉर्पियन सबमरीन डील विपिन जी, और इससे क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस दौरा नौसेना के लिए एक नई ताकत लेकर आ सकता है। क्या होगा वहां पर? 2 बड़ी डिफेंस डील एक एक करके इन दोनों डील्स के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस डिफेंस वाली दोस्ती में राफेल एम की। जी हां, ये राफेल विमान जो रूटीन राफेल है जो भारत ने अभी फ्रांस से लिए थे उनसे अलग है। ये खास तौर से नेवी के लिए बना हुआ है क्योंकि इसका एयर फ्रेम है वो खास नेवी के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर उतर सकता है। इसके जो विंग्स है वो फोल्डेबल है ताकि छोटी जगह में भी इसको पार्क किया जा सके। इसके लिए एक अलग से टेल हुक है इस विमान में जो लैंडिंग के काम आता है, क्योंकि बहुत छोटा सा स्ट्रिप होता है एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, उसमें ही उसे रुकना होता है। एक डोरी फंस जाती है उस टेल हुक में और इसे रोक लिया जाता है। नौसेना के जरूरतों के हिसाब से इसके रडार को मॉडिफाइड किया गया है। इसके अलावा इसके अंदर
अन्य कई हथियार तो हैं ही, लेकिन खास तौर पे एंटी शिप मिसाइल से इसे लैस किया गया है ताकि ये नौसेना को ज्यादा ताकत प्रदान करे। आइए इस जहाज को थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करते हैं, इसके कुछ स्पेक्स देखते हैं। तो इसकी स्पीड है 2222 किलोमीटर प्रति घंटा, जो रूटीन राफेल की भी है। रेंज जाती है एक बार के टैंक में फुल होने पर 3700 किलोमीटर तक की उड़ान बिना रुके भर सकता है। 9500 किलोग्राम का पेलोड यानी हथियार इस पर लोड किए जा सकते हैं। इसका क्लाइंब रेट देखिए 68,000 फीट, 1 मिनट के अंदर यह चढ़ जाता है और इसकी लंबाई है करीब 50 फीट, जो कि स्टैंडर्ड एक राफेल की ही लंबाई है। और कुल मिला के जो वजन निकलता है पेलोड के बाद भी वो है 24,500 किलोग्राम का। इसे भी दसॉ एविएशन फ्रांस ने ही बनाया है, जिन्होंने राफेल विमान को बनाया है। तो ये अगर भारतीय नौसेना को मिलता है तो उसकी ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। तो भारत इस तरह के कुल 26 विमान खरीदेगा, जिसमें से 22 विमान जो होंगे वो सिंगल सीटर होंगे और जो बाकी के 4 विमान होंगे वो डबल सीटर प्रैक्टिस या ट्रेनिंग के लिए होंगे। 41,000 से 49,000 करोड़ रुपए के बीच में इस डील के होने की संभावना है। तो ये तो हो गई हवाई ताकत जो कि भारतीय नौसेना को मिलेगी, लेकिन पानी के अंदर एक और ताकत मिलने जा रही है और वो है स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी की। आइए उसके बारे में आपको बताते हैं कि यहां पर क्या डील होने की उम्मीद है। तो अगर हम बात करें इस डिफेंस वाली दोस्ती में, और एक कदम आगे बढ़ेगा जब ये स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी जो आप देख रहे हैं इस वक्त अपने सामने, इसके निर्माण के लिए ये बनेगी भारत में। मझगांव डॉक नाम की कंपनी इसे बनाएगी। फ्रांस की टेक्नोलॉजी से हिंदुस्तान के अंदर 220 फीट की इसकी लंबाई है, 40 फीट ये ऊंची होगी। एक मॉडर्न पनडुब्बी है। इसकी स्पीड पानी के अंदर होगी 37 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर ये पानी की सतह पर चलेगी तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इसके अंदर 35 सेलर्स और 8 ऑफिसर एक बार में जा सकते हैं और ये 50 दिन तक पानी के अंदर रह सकती है, इतनी इसकी कैपेसिटी है। और अब इस सबमरीन के कुछ और चीजों पर हम गौर करते हैं, इसकी खासियत क्या है। तो ये एंटी सरफेस वॉरफेयर, पानी के ऊपर सतह पर से लड़ाई लड़ सकती है। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ये पानी के अंदर लड़ाई लड़ सकती है। इसके अलावा ये स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देने के भी काम आएगी, साथ ही खुफिया ऑपरेशंस को भी कंडक्ट करेगी। पानी में अगर लैंड माइंस बिछाना है तो वाटर माइंस को भी बिछाने की क्षमता इस सबमरीन के अंदर होगी, और यह सबमरीन भारत में ही इसका निर्माण किया जाएगा। इस वक्त भारत की जो पानी के अंदर की ताकत है वो जान लेते हैं। 6 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी भारत के पास ऑलरेडी है, जिसमें आईएनएस कलवरी 2017 में, आईएनएस खंडेरी 2019 में कमीशन की गई। आईएनएस करंज को 2021 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसके अलावा वेला आई 2021 में ही 2 पनडुब्बियां मिली हमें। आईएनएस वागीर को इसी साल भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है और आईएनएस वाक्षीर को 2024 यानी अगले साल भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा 3 इसी तरह की और सबमरीन्स की डील इस फ्रांस यात्रा में हो सकती है। तो ये डिफेंस वाली दोस्ती यहां से और आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये था प्रधानमंत्री के दौरे का प्रमुख एजेंडा। कल से गांधीनगर में G20 की तीसरी वित्त मंत्री, सेंट्रल बैंक गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की बैठक होगी। इसमें कई देशों के वित्त मंत्री, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर शामिल हो गए। बैठक की तैयारी का जायजा लिया संवाददाता केतन जोशी ने। कल से लगातार 5 दिन तक इसी जगह महात्मा मंदिर गांधीनगर में G20 की फाइनेंशियल से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। अगर हम मुद्दों की बात करें तो जो 17 और 18 जुलाई को बैठक होने वाली है वह पूरे G20 के वित्त मंत्री, सेंट्रल बैंक के गवर्नर की बैठक होगी, और उसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे वो है क्रिप्टो एसेट्स फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का रहेगा। साथ ही साथ ग्लोबल टैक्सेशन को किस तरह से आसान किया जाए वो भी रहेगा। साथ ही साथ सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर चर्चा में शामिल करेंगे वो मुद्दे कुछ इस तरह से रहेंगे कि लिवरेजिंग फंडिंग एंड फाइनेंशियल मैकेनिज्म, अप्रोच फॉर सिटीजन, फिर जो टैक्स की चोरी हो रही है और भ्रष्टाचार है, और खासकर मनी लॉन्ड्रिंग से G20 के देश किस तरह से लड़ पाए, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वो गवर्नर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 14 से 16 तक जो फाइनेंशियल एंड सेंट्रल बैंक के डेप्यूटी वर्किंग ग्रुप की जो बैठक होने वाली है उसका मुख्य एजेंडा रहेगा मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंकों को और मजबूती देना, और थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, और विकटेक और फिनटेक को कैसे मजबूत किया जाए, इसी बात पर यहाँ पर चर्चा होनी है।
दुनिया के 300 ऐसे महानुभाव रहेंगे जो कि फाइनेंशियल वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें 10 देशों के वित्त मंत्री, 15 देशों के गवर्नर, 20 देशों के डिप्टी गवर्नर, IMF के MD, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट समेत कई सारे महानुभाव यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और यहाँ पर जो चर्चा होगी उसको न केवल G20 के देश है वो अमलवारी करेंगे, लेकिन आगे चलते हुए पूरी दुनिया को ये प्रेजेंट किया जाएगा। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, UK, US जैसे देश भी इसमें शामिल रहेंगे अपने वित्तीय बड़े जो प्रमुख है उनके साथ। तो हम कह सकते हैं कि ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है और भविष्य में जो वित्त व्यवस्थाएं है उसको किस तरह से सुचारू रूप से एक समान लागू किया जाए, ये और इस विषय पर चर्चा होगी। केतन जोशी, गांधीनगर। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें भी और भी है, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आवाज समाचार में। अब बात करते हैं बाजार की। आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में रोलर कोस्टर राइड रहा। पहले तो बाजार ने नया रिकॉर्ड बनाया, फिर ऊपरी स्तर से गिरकर बंद हुआ, लेकिन आज सेंसेक्स, निफ्टी और मिड कैप ने नया रिकॉर्ड स्तर छुआ। सेंसेक्स पहली बार 66,000 के पार पहुंचा। हालांकि ये 165 अंक चढ़कर 65,559 पर बंद हो गया। निफ्टी 29 अंक चढ़कर 19,414 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी IT रियल्टी शेयरों में रही। मेटल इंडेक्स हल्की बढ़त पर बंद हुए। और बाजार में क्या एक्शन रहा, समझते हैं सुमित मेहरोत्रा से। सुमित, बताइए, जोरदार तेजी का दिन था, किन सेक्टर्स और शेयर्स में एक्शन देखने को मिला? देखिए, आज फर्स्ट हाफ में IT का जोर था, बैंक्स का जोर था, जिसके दम पे बाजार में खरीदारी थी। सेकंड हाफ तक आया बैंक्स का जोर थोड़ा कम हुआ, IT फिर भी तेजी में रहा, जिसके दम पर मार्केट्स में आज थोड़ी बहुत खरीदारी लगी, लेकिन कैश मार्केट शेयरों में मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली थी। निफ्टी के टॉप गेनर्स में हिंडाल्को 2.5% ऊपर, TCS नंबर्स के बाद 2.5% चला, इन्फोसिस नंबर से पहले 2.5% चला और टेक महिंद्रा करीब 1.5% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में पावर ग्रिड, मारुति, कोल इंडिया, UPL यानी कि PSU स्पेस के अंदर थोड़ा बहुत प्रेशर था और UPL भी करीब 2% के आसपास टूट के बंद हुआ। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में तेजस नेटवर्क रफली 11-11.5% की तेजी, फिनिक्स मिल 7% ऊपर, फिनलेक्स केबल, तांला प्लेटफॉर्म 5 से लेकर 12% तक की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में फेडरल बैंक नंबर्स का इंपैक्ट, डेल्टा कॉप लगातार बिकवाली चल रही है, PCBL 5.5% नीचे और पतंजलि अपने OFS के अनाउंसमेंट के बाद 5% बिकवाली वहां पर देखने को मिली। PSU बैंकिंग बास्केट में बिकवाली थी, तो पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर लेकर 4 से लेकर 5% तक के सेल ऑफ आज के सत्र में देखने को मिला। लेकिन ऑब्वियसली आज का स्टार परफॉर्मर IT स्पेस ही देखने को मिला। शुक्रिया सुमित। और ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल XAI को लॉन्च कर दिया है। इसे OpenAI का सीधा कंपटीटर माना जा रहा है। OpenAI कंपनी ChatGPT की पेरेंट कंपनी है। एलन मस्क कई बार OpenAI की आलोचना भी कर चुके हैं। एलन मस्क का कहना है कि AI पूरी सभ्यता के विनाश का कारण बन सकता है अगर इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से नहीं हुआ, और इसीलिए उन्होंने ऐलान किया है कि वो ऐसा AI लाएंगे जिससे मानवता को कोई खतरा ना हो। बुधवार को कंपनी ने अपनी वेबसाइट को लाइव कर दिया है। वेबसाइट पर बताया गया है कि एलन मस्क खुद इसे लीड करेंगे। उनकी टीम में डीप माइंड, OpenAI, गूगल रिसर्च, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च, टेस्ला और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में काम कर चुके लोग शामिल हैं। वेबसाइट पर लिखा है कि XAI का मकसद यूनिवर्स की सच्चाई को जानना है। XAI की टीम 14 जुलाई शुक्रवार को ट्विटर स्पेस पर लाइव आएगी, जहां पर लोग टीम से मिलकर उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। पूरी दुनिया में अभी AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये भारत में भी सफल हो पाएगा? अगर हाँ, तो क्या इससे नौकरियों पर खतरा आएगा? इन सभी सवालों पर IIM अहमदाबाद और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट जल्दी ही केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता केतन जोशी ने IIM अहमदाबाद के डायरेक्टर से की खास बातचीत। IIM अहमदाबाद के डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ है। सर बताइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारत में हाई तौबा है, सबकी नौकरी चली जाएगी, इस तरह की भी एक बातें हो रही है। आपने एक रिपोर्ट निकाली है, क्या नौकरी चली जाएगी कि ऐसा कुछ नहीं होगा? देखिए, AI के द्वारा जो है डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट मिलेगी। जो डिसीजन पहले हम इंट्यूशन के लेते थे, अपने पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर लेते थे, आज हम वो डेटा के आधार पर लेंगे। और डेटा के आधार पर तो हमने बोला था, डेटा एनालिसिस के द्वारा पहले ही हम डिसीजन मेकिंग के कर रहे थे कंप्यूटर के युग में, लेकिन AI लाने के बाद वो उसके हमारे ऑल्टरनेटिव भी जनरेट करेगी। नौकरियों पर खतरा उस तरह का नहीं आने वाला। बेसिक जॉब
आवश्यकताएं फिर भी रहेंगी, बेसिक आवश्यकताएं, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट और सब चीज़ें चाहिए होंगी। खाली मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। कुछ तरह के जॉब हैं जो सर्विस ओरिएंटेड होते थे, चीज़ों का ट्रांसलेशन करना है, किसी को रिपोर्ट राइटिंग करनी है, वो चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी। उस तरह के लोगों को अपनी एक्सपर्टीज़ को रीस्किल करना पड़ेगा और एआई की टेक्निक को यूज़ करके अपने जॉब को फिर से बेहतर बनाना पड़ेगा, अपनी कैपेबिलिटी को बेहतर बनाना पड़ेगा। जो कंज्यूमर गुड्स सेक्टर है या हमारा हैवी इंडस्ट्री सेक्टर है, उसमें एआई का एडॉप्शन स्लो है, लेकिन वहाँ पर एडॉप्शन धीरे धीरे होगा जैसे जैसे उसकी ज़रूरत बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे एआई की कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अभी एआई टेक्नोलॉजी अपने आप में मैच्योर स्टेज पर नहीं पहुँची, वो खुद भी अपने आप सीख रही है, आगे बढ़ रही है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर 2:35 पर इसरो चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। लेकिन इससे पहले इसरो वैज्ञानिक की एक टीम ने गुरुवार को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए तिरुपति मंदिर में पूजा अर्चना की। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने पूरी तैयारी भी कर ली। बता दें कि चंद्रयान 3 का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर धीरे से उतरना है, सॉफ्ट लैंडिंग करना है और रोवर के साथ इसका पता लगाना है। अगर भारत इस मिशन में सफल हो जाता है तो ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही चंद्रमा पर अपने यान की सॉफ्ट लैंडिंग करा पाए हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।